साना साना हाथ जोड़ी। इस पाठ में भारत के पूर्वोत्तर सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हो। गंगटोक, गैंगटॉक। लेखिका को गंगटोक शहर सुबह शाम रात हर समय बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की रहस्यमय सितारों भरी रात लेखिका को सम्मोहित सी करती प्रतीत होती है। लेखिका ने यहाँ एक नेपाली युवती से प्रार्थना के बोल सीखे। साना साना हाथ जोड़ी करदहु प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कोसेली, जिसका अर्थ हिंदी में है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह लेखिका को योंगथांग के लिए निकलना था। जैसे ही उनकी आंख खुलती है वो बालकनी की ओर भागती है, क्योंकि उन्हें लोगों ने बताया था यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही कंचनजंगा, जिसे हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कहा जाता है, उसे आप देख सकती हो। उस समय मौसम अच्छा ना होने के बाद भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, जिसके कारण लेखिका को कंचनजंगा दिखाई नहीं पड़ी। किंतु सामने तरह तरह के रंग बिरंगे ढेर सारे फूलों वाली घाटियां उन्हें दिखाई दी। गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था योंगथांग। लेखिका के साथ चल रहे ड्राइवर और उनके गाइड जितेन नार्गे ने उन्हें बताया कि यहाँ के सारे रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी हुई वादियां आपको मिलेगी। आगे बढ़ने पर उन्हें एक स्थान पर एक कतार में लगी हुई सफेद पताकाएं और रंगीन पताकाएं दिखाई दी। नार्गे ने उन्हें बताया कि यहाँ बुद्ध की बहुत मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है और उन्हें उतारा नहीं जाता। वे अपने आप नष्ट हो जाती है। और कभी किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए भी पताकाएं लगाई जाती है, लेकिन उस समय ये पताकाएं सफेद नहीं अपितु रंगीन होती है। लेखिका को यहाँ जगह जगह पर दलाई लामा की तस्वीरें दिखाई देती है। यहाँ तक कि जिस जीप में वो बैठी थी उसमें भी दलाई लामा का चित्र लगा हुआ था। थोड़ा आगे चलने पर कवि लॉन्गस्टॉक स्थान आता है, जिसे देखते ही जितिन कहता है कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसी स्थान पर तिब्बत के चिस्के बमसन ने लेपचाओं से शोमेन के कुंजते के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तथा उसकी याद में भी यहाँ पर एक पत्थर स्मारक के रूप में है। लेखिका को एक छोटी सी कुटिया में घूमता हुआ चक्र दिखाई देता है, जिस पर नार्गे उन्हें बताता है कि इसे धर्म चक्र कहा जाता है। इसे लोग प्रेयर व्हील भी कहते हैं। इसके विषय में यह मान्यता है कि इसके घुमाने से पाप धुल जाते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान हो जाती है और सोचती है कि हम चाहे पहाड़ में है या मैदान में है या पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाएं, इस देश के लोगों की धारणा, अवधारणा, परंपरा सब एक समान है। हिंदू धर्म की बात करें तो वे गंगा स्नान करने पर ये सोचते हैं कि गंगा स्नान करने पर उनके पाप धुल जाते हैं। वही बात इनको प्रेयर व्हील घुमाने पर भी साबित होती है। और आगे चलने पर एक बाजार, बस्तियां और लोग सब उनके पीछे छूटते हैं और कहीं रास्ते में उन्हें नेपाली युवतियां स्वेटर बुनती नजर आती है। पीठ पर भारी भरकम सामान ढोते हुए बौने से बहादुरी नेपाली मिलते हैं। ऊपर से नीचे देखने पर मकान बहुत छोटे छोटे दिखाई रहे थे। तब रास्ते जिस रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे वो वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार हो रहे थे। हिमालय विशाल काय होने लगा था। कहीं पर्वत शिखरों के बीच दूध की धारा की तरह तरह नीचे गिरते जलप्रपात झरने उनको दिखाई दे रहे थे, तो कहीं चांदी की तरह चमक रही तिस्ता नदी जो सिलीगुड़ी से लगातार उनके साथ चलती बहती हुई दिखाई दे रही थी। अब जीप 7 सिस्टर वाटरफॉल नामक स्थान पर रुकी,
जहां एक विशाल और सुंदर झरना उनको दिखाई दे रहा था। सैलानियों ने कैमरों के साथ उस स्थान के चित्र को लेना शुरू किया। लेखिका यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना खो गई कि उसका दिल वहां से जाने को नहीं कर रहा था। आगे चलने पर लेखिका को हिमालय की रंग बिरंगी चोटियां नए नए रूपों में दिखाई देती है, जो अचानक बादलों में छा जाने पर ढक जाती है। धीरे धीरे धुंध की चादर के छंट जाने पर उन्हें दो विपरीत दिशाओं के आते हुए छाया पहाड़ दिखाई देते हैं, जो अब उस अपने श्रेष्ठतम रूप में उसके सामने थे। इस स्थान को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यहीं पर है। वहां पर लिखा था थिंक ग्रीन, जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग होने की बात कर रहा था। लेखिका वहां के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना प्रभावित था कि जीप के कुछ देर वहां रुकने पर भी थोड़ी दूर पर पैदल ही वहां के सौंदर्य को निहारने लगती है। उनकी यह मधुकता पहाड़ी औरतों द्वारा पत्थर को तोड़ने की आवाज से टूटती है। लेखिका की ओर देखकर बहुत दुख हुआ कि इतने सुंदर और प्राकृतिक सौंदर्य पर भी भूख, मौत और जीवित रहने की जंग चल रही थी। वहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि जिन सुंदर स्थानों का दर्शन आप कर रहे हो, यह सब इन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं। यह काम इतना खतरनाक है कि जरा भी ध्यान चूका तो मौत निश्चित है। लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान पर सिक्किम सरकार द्वारा लगाया हुआ बोर्ड उन्हें पढ़ा था, जिसमें लिखा था एवर वंडर यू डिफॉर्ट डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। इसका हिंदी अनुवाद होता है, आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने के लोगों ने मौत को झुठलाया है। वास्तव में कितना कम देकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस कर देती है। जब जीप और ऊंचाई पर पहुंची तो 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे। जितेन ने उन्हें बताया कि यह तराई में लेकर एक ही स्कूल है, जहां 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त ये बच्चे शाम को अपने घर वालों के साथ, माता पिता के साथ मवेशी चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियां भरकर लाते हैं। योंगथांग पहुंचने के लिए लायुंग में जिस मकान में लेखिका व उसके सह यात्री ठहरे थे, वह तिस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर था। वहां का वातावरण देखकर उन्हें लगा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख शांति, पेड़ पौधे, पशु सभी कुछ दिए हैं, परंतु हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य, यानी जो क्षमय योग्य ना हो, ऐसा अपराध किया है। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरमय थी। वहां के अतिरिक्त लोगों की जीविका का साधन आलू, धान की खेती, दारू का व्यापार है। लेखिका बहुत अकेले ही पहाड़ों की बर्फ को देखने निकल जाती है, परंतु वहां जरा भी बर्फ उन्हें नहीं मिलती है। लायुंग में एक सिक्किमी नवयुवक ने उन्हें बताया कि प्रदूषण के चलते यहां बर्फबारी, स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। बर्फबारी देखने के लिए लेखिका अपने सहयात्रियों के साथ लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई स्थित कटाव नामक स्थान पर जाती है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाव जाने का मार्ग बहुत दुर्गम था। सभी सैलानियों की सांसें रुकी हुई थी। रास्ते धुंध और फिसलन से भरे थे, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में चेतावनी लिखी थी, इफ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड, दुर्घटना से दिल भरी सावधानी से मौत टली। कटाव पहुंचने के रास्ते में दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ उनको दिखाई दिए। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो या साबुन के झाग चारों तरफ फैला दिया हो। सभी यहाँ पर बर्फ पर कूदने लगे। लेखिका को लगा शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के गहन सत्यों को खोजा होगा। लेखिका के मित्र मणि एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति की इस नायाब ढंग से इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह करती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही इस समाज इस संसार में मचती है, तो यही बर्फ पिघलकर, शिलाएं पिघल कर जल बनकर सूखे कंटों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। वहां से आगे बढ़ने पर उन्हें मार्ग में इक्की दुक्की फौजी छावनियां दिखाई देती है। वहां से थोड़ी दूर पर चीन की सीमा भी थी। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती हुई जबकि तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, मैं ऐसे तापमान में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, तो उसने उत्तर दिया, आप सभी चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। थोड़ी दूर पर
फौजी छावनी पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। लेखिका को भारतीय सैनिकों पर बहुत गर्व होता है। वो सोचने लगती है कि पौष और माघ के महीनों में जब केवल पेट्रोल के छोड़कर सब कुछ जम जाता है, उस समय भी ये सेनानी हमारी रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। यूनथांग की घाटियों में ढेरों प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल देख खिले हुए थे। जितेन ने बताया कि अगले 15 दिनों तक पूरी घाटी फूलों से भर उठेगी। लेखिका यूनथांग में चिप्स बेचती हुई एक महिला से पूछती है, क्या तुम सिक्किमी हो? वह युवती उत्तर देती है, नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत प्रसन्न है। जब लेखिका अपने तथा उसके साथियों के साथ जीप में बैठ जाती है, तब एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। लेखिका के साथी मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं जो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। वापस लौटते हुए जितेन ने उन्हें जानकारी दी, यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक देव जी के पैरों के निशान है। कहा जाता है कि यहाँ पे गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर गिर गए थे और जिस स्थान पर चावल छिटक गए थे वहाँ चावल यानी धान की खेती होती है। जितेन उन्हें बताया कि 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नामक एक स्थान है, वहाँ पर देवी देवताओं का निवास है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है जो यहाँ गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेखिका के पूछने पर कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, तो वह उत्तर देता है, नहीं मैडम, हम लोग पहाड़, नदी, झरने इन सभी की पूजा करते हैं। जितेन यूनथांग के विषय में एक जानकारी देता है कि जब सिक्किम भारत में मिला था तो उसके कई वर्ष बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आज भी यहाँ रास्ते बनाए जा रहे हैं। लेखिका सोचती है कि नए नए स्थानों की खोज अभी जारी है और शायद मनुष्य की कभी ना समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। धन्यवाद जी।